नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पर है, वो चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सांसदों का आह्वान करते हुए कहा कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से मुक्त और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा और अच्छे मकसद से चर्चा की अपेक्षा भी जताई है। बता दें कि देश का केंद्रीय बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्र के इस बजट से जनता ने भी काफी उम्मीदें लगाए बैठी हुई है और देश की जनता कि क्या कुछ उम्मीदें हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां। उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। कई खाद्य पदार्थों पे जैसे रेट बढ़ गए हैं, ऑयल जैसे ऑयल का हुआ गया, या पेट्रोल पे भी आप कह सकते हैं। जो पहले पॉसिबल था वो पॉसिबिलिटी नहीं रही कि सैलरीज अगर जो नौकरी कर रहे हैं वो घट गई है। कंपनीज ने जो है सैलरीज का भी रिड्यूस किया है, पेट्रोल पे भी उनका फर्क पड़ा है। घर का अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। पहले तो हमारी शुभकामनाएं फाइनेंस मिनिस्टर को, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को। खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें। और दूसरा एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे कि बच्चों को पढ़ाई को पैसे से ना तोला जाए। जिसके पास पैसा है वो 1 करोड़ खर्च करके नराई कोटे से या उस कोटे से, पेमेंट कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से अपने बच्चों का एडमिशन करा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए टेक्निकल एजुकेशन में। धन्यवाद। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश।
तो बजट सत्र की शुरुआत होते ही जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बजट सत्र शांति से होगा, लेकिन विपक्षियों के कुछ बयान जिस तरीके से आ रहे हैं वो लगता नहीं है कि शांतिपूर्वक इस सत्र की भी शुरुआत हो पाएगी और शांति से पूरा सत्र जनता के मुद्दों पर चलेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बजट सत्र से देश की जनता जो उम्मीदें लगाए बैठी हुई है, क्या वास्तव में इस बजट में सरकार उन जनता की उम्मीदों को साकार कर पाएगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक दलों के पास जाएं, मुझे लगता है दिलीप जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो फिर जानते ही आप कि अभी चर्चा शुरू होने से पहले ही एक दूसरे पर केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। आपने भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सुना होगा आपने। तमाम सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया कि सरकार ने किस दिशा में काम किया और आर्थिक स्थिति को लेकर के जो बात उन्होंने कही कि देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है, और अभी आपने जनता को भी सुना कि किस तरीके से जनता की क्या उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो बजट चुनाव से ऐन वक्त पहले आने वाला है, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या फिर एक चुनावी बजट रह करके रह जाएगा? योगेश जी, चुनाव बजट के समय पड़ रही है, इत्तेफाक की बात है। बजट का अपना एक समय फिक्स है, हर बार 1 फरवरी को या इसी महीने में बजट आता है। तो चुनाव चूंकि हर 5 साल पे आते हैं, तो हर 5वां साल चुनावी वर्ष कहलाता है बजट के लिए। और आज जो भी आपने ये डिबेट रखी है, ये डिबेट राजनीतिक कहीं से भी नहीं है, ये प्योर फाइनेंशियल डिबेट होनी चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, क्या किया है सरकार ने, क्या नहीं कर रही है, इस पर हम मुद्दे पे बहस करेंगे। देखिए, बजट में अभी आपने कहा कि बहुत सारी योजनाओं को गिनाया प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने। बजट का सीधा सा मतलब होता है कि सरकार की जो योजनाएं इस साल में होने वाली हैं, वो योजनाएं क्या क्या होंगी, उन पे पैसा कितना खर्चा होगा, कहाँ खर्चा होगा, कितनी ग्रांट्स दी जाएगी, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किन किन क्षेत्रों में, किस सेगमेंट में कितना पैसा सरकार के खजाने से निकाल करके डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए। ये एक पार्ट होता है बजट का कि पैसा कहाँ खर्चा होगा। दूसरा पार्ट होता है बजट का, पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पिछले कई वर्षों से, मैं इस पिछले बजट या उसके पिछले बजट नहीं, मैं पिछले कई वर्षों से ये बात कहता चला आ रहा हूं कि जो भी सरकारें, चाहे वो पिछले 5-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकार हो, उसके पहले जो अन्य सरकारें रही हैं, सारी सरकारें, ये जो 2 पार्ट होते हैं बजट की, इसमें एक पार्ट पर तो पूरा जोर देते हैं कि पैसा कहां खर्चा होगा। नए नए सेगमेंट खोल देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें जरूरी हैं, वो अच्छा है, वो करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पैसा आएगा कहां से, क्योंकि जब सरकारी खजाने में पैसा आएगा तभी खर्चा होगा। तो वो पैसा आएगा कहां से, उस पैसा आने वाले का हेड पिछले कई सालों से नहीं बदला है, और उसका जो बोझा पड़ रहा है, वो बोझा झेलने वाले लोग भी नहीं बदले हैं। मेजर बोझा जो पड़ता है पैसा सरकार के खजाने में आने का, वो हमेशा मिडिल सेगमेंट पे पड़ता है। जो इस देश का गरीब तबका है, जो 1 रुपया भी इस गवर्नमेंट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि इस गवर्नमेंट इस इकोनॉमी में पैसा लेता है, फ्री स्कीमों के रूप में, चाहे वो माइनॉरिटी के रूप में, चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे वो रिजर्वेशन के रूप में, चाहे फीस के रूप में, चाहे फ्री एजुकेशन के रूप में, चाहे फ्री खाने के रूप में, चाहे खाते में फ्री पैसे के रूप में, चाहे फ्री लैपटॉप के रूप में, चाहे फ्री टैबलेट के रूप में, चाहे फ्री स्मार्टफोन के रूप में, किसी भी रूप में वो पैसा लेता है। और ये जो पैसा लेने का बजट होता है, ये हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ता है, जिनको कभी किसी बजट में कोई राहत नहीं मिलती है। और पैसा आने का सेगमेंट कभी भी नए नहीं खोले जाते हैं। 4-5 मेजर हेड है, आप बजट उठा के देख लीजिए पिछले कई सालों का, आपको उन हेड्स में चेंजेस नहीं नजर आएंगे। टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक, इसी में रेट बढ़ा देते हैं, इसी में सेस बढ़ा देते हैं, इसी में
नए तरह के सेस लगा देते हैं, सेगमेंट खोल करके उनमें एक और एडिशन लगा देते हैं, हाउस टैक्स बढ़ा देते हैं, रोड टैक्स बढ़ा देते हैं, वाटर टैक्स बढ़ा देते हैं, कस्टम्स बढ़ा देते हैं, एक्साइज बढ़ा देते हैं। अब जीएसटी आ गया तो अलग अलग सेगमेंट पे जीएसटी बढ़ा देते हैं, जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे हैं। आज भी इस देश में इंडिविजुअल टैक्स पेयर पूरी जनता, जो पूरी हमारी पॉपुलेशन है, उसके 3% लोग हैं। सोचिए, हम 75 साल आजादी के मनाते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में भी आज हमारे देश में टैक्स देने वाले लोग नहीं हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर अभी भी 3.5% के अंदर लोग हैं। तो इस देश का भला कैसे होगा? उसका सारा का सारा बोझा मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं मिलती, वो सिर्फ देता है, अपने मरने पे टैक्स देता है, अपने जीने पे टैक्स देता है, अपने खाने पे टैक्स देता है, अपनी मेडिकल सुविधाओं पे टैक्स देता है, अपने चलने पे टैक्स देता है, कपड़े पहनने पे टैक्स देता है, घर में रहने पे टैक्स देता है, बिजली पे टैक्स देता है, एनवायरमेंट पे टैक्स देता है। ऐसी कोई उसकी पूरी जो सांस है ना मिडिल क्लास आदमी की, वो पूरी की सांस जिंदगी की टैक्स के बोझ तले दबी है। और उस बोझ को रिलीफ देने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आएगा जो मिडिल क्लास को रिलीफ दे। बिल्कुल ठीक बात। निम्न स्तर की बात कर लेते हैं, जो लोअर उसमें रहते हैं, और अपर कास्ट की भी बात हो जाती है, उसमें भी जो रहते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। सारे बजटों में अगर देखा जाए, पूर्ववर्ती जो बजट पास हुए हैं, मिडिल क्लास की कोई बात नहीं होती है। कार्तिकेय सिंह जी, कांग्रेस क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस बजट को लेकर के? देखिए, कांग्रेस वही उम्मीद लगा के बैठी है जो देश का हर एक नागरिक उम्मीद लगा के बैठा है, हर एक वर्ग लगा के बैठा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो। ये सरकार पिछले कई बजट में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पाता है। अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए, आवाज वाइब्रेट कर रही है आपकी। नहीं, आपकी मेरा स्पीकर ऑफ ही है। ठीक करवा रहे हैं दिलीप जी, करवा रहे हैं आपकी आवाज ठीक। कार्तिकेय जी। जी हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी वही उम्मीद कर रही है जो कई सालों से, पिछले 8 सालों से देश का हर एक तबका कर रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, लेकिन वो जमीन पे पहुंचते ही नहीं है बातें। चाहे वो किसानों की बात कर लें, चाहे युवा की बात कर लें, चाहे वो महिलाओं की बात कर लें, चाहे वो मध्यम वर्ग की बात कर लें, यहाँ तक कि जो बड़े बिजनेस घराने हैं उनको छोड़ दिया जाए, 3-4 लोगों को, जो पता है सबको कौन खास लोग हैं। उसके अलावा हर एक छोटा कारीगर, बड़ा कारीगर, छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी, हर आदमी परेशान है। तो ये सरकार वास्तविकता में आए, लोगों तक वो लाभ पहुंचाए जिसकी वो बात करती है बड़ी बड़ी। आज भी देखिए, अभी आपसे बात कर रहा था, उसके बीच में इकोनॉमिक सर्वे को देख रहा था, तो उसमें भी एस्टिमेशन बता दिया कि 8 से 9% जीडीपी रहेगी। कैसे रहेगी, क्या करेंगे, ये तो अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो और सच्चाई पता चलेगी। इससे पहले भी पिछले बजट में हमने देखा था, एक बड़ी बात कर दी गई थी, ऐसा होगा ऐसा होगा। उससे पहले आर्थिक पैकेज मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का दिया था, वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ है नहीं पता चले। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो इस टाइम पे, जैसे वो अर्थशास्त्री समझ बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत समझाया कि जब तक आप मनी को आप फ्लेक्स नहीं करोगे, मतलब आप लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तब तक उनकी बाइंग कैपेसिटी, उनकी खरीदारी की कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। लोगों पे पैसा मार्केट में खर्च करने के लिए है नहीं, और अब लगातार टैक्स का जो एम्बिट है वो आप लगातार बढ़ा रहे हो उनके ऊपर। आपने जीएसटी जूतों पे, कपड़ों तक को आपने महंगा कर दिया है। खाने की खुदरा महंगाई तो छोड़िए, आपने कपड़ा, लोगों के जूते वो तक महंगे कर दिए हैं। खुदरा तो महंगाई किस स्तर पे पहुंच रही है वो तो हर एक आम नागरिक जो इस डिबेट को देख रहा होगा उसको समझ पा रहा होगा। तो जरूरत है कि जो आम आदमी है उसके पास आप उसके पास वो सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे? वो पहुंचाएंगे तभी जब आप मार्केट में रुपए को डालेंगे, वहां से निकालेंगे नहीं। आप एक कुएं से आप पानी लगातार निकालते रहोगे और कोई नीचे का स्रोत है नहीं, तो वो खाली हो जाएगा। तो ये सरकार समझ ही नहीं पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि 2022 में शायद ये सरकार अपनी आंखों को खोले और देखे, क्योंकि ये वही सरकार जिसने 2022 में बहुत लंबे लंबे वादे करे थे। 2022 का 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब ये सरकार और भाजपा का कोई भी एक कार्यकर्ता भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि 2022 में जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे हो पाए थे तो नहीं हो पाए थे। वैसे कांग्रेस पार्टी के साथ ही देश का शायद हर नागरिक समझ रहा होगा कि इनसे ज्यादा उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये अपनी उम्मीदों पर कभी खड़े उतरने ही नहीं वाले हैं। नहीं बोलेंगे, अभी प्रदीप भटनागर जी बैठे हुए हैं, बोलेंगे। प्रदीप जी, आपने सुना कार्तिकेय जी को, उम्मीदें पूरे देश की आवाम को है, और वैसे ही कांग्रेस भी लगाए बैठी, हम भी लगाए बैठे हैं, और शायद आप भी लगा बैठे होंगे कि मिडिल क्लास को इस बार कुछ राहत मिलेगी। मुझे ना अभी बैठे बैठे बात सुनते सुनते मुझे कहावत याद आ गई, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। मुझे कहावत याद आ गई अभी राजस्थान और पंजाब को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर। तो हमने रिसेंटली देखा भी, अभी जब पेट्रोल के विषय को लेकर जब रेट कम केंद्र सरकार शुरू हुए थे तो क्या हुआ था।
ये लोग इतना ज्यादा चीजें दिखाते हैं, बोलते हैं। अगर ये लोग अपने बजट को सिस्टम से लेके चलते हर चीज को, तो आज हमारे देश में पहले ही कई वर्ष पहले राफेल आ चुका होता। हमारे देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट सबसे जो पीछे था विकास में, आज वो अभी पंक्ति पे आने को तैयार है। आज उसमें विकास शुरू हो चुका होता। अगर बजट पिछले दौरान अगर सरकारों का अच्छा चलता होता, तो आज जो जल संसाधनों का गाँव में पहुंचाने का काम चल रहा है, वो उससे पहले पहुंच चुका होता। अगर हम लोग पहले बजट को लेकर चलते होते पूर्व से, तो आज गांवों में टॉयलेट भी होता और गांव के अंदर छत भी होती। अगर प्रधानमंत्री ने अगर कोई भी चीजों को लेकर अगर वादे किए हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आगे आगे काम भी किया है। चाहे वो रोड को लेके गरीब तक के लिए काम हो, वहाँ सरकार गरीब तक, उस नीचे तबके तक पहुंचने के लिए अभी पंक्ति पे खड़ी है, जिसको लाभ दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ आपकी बातों से कि सरकार का जो बजट आता है वो नीचे से लेकर ऊपर के तबके के आदमी को इंतजार रहता है कि उसे क्या फायदा क्या नुकसान मिलेगा। अगर आप जीएसटी की जो बात करते हैं, आपने टैक्स की बात करते हैं, जो हम टैक्स लोग देते हैं 3% सही बिल्कुल देते हैं। और ये देख लीजिए टैक्स चोर कैसे पकड़े जा रहे हैं और टैक्स चोर में कितना पैसा निकल रहा है, वो भी हम आप देख रहे हैं। इन चीजों को लेके हम लोगों को काम करना है। बड़ी उम्मीद है कि अब शुरू हो चुकी लोकसभा राज्यसभा शुरू हो चुके, सत्र चल रहा है और बहुत चीजें ऐसी है जो कांग्रेस जबरदस्ती जो न्यायालय के अंदर चल रही है, उनको जबरदस्ती टेबल पे लाना चाहती है, टेबल पे लाना चाहती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में काम न चले और वो पूरा महीना ऐसे निकल जाए जैसे निकल आया है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भारतवर्ष के लिए, नागरिकों के लिए जो संशोधन होना है, जो कानून बनना है, जो चीजें होनी वो होगी और वो होगी, जरूर होगी। कांग्रेस नहीं चाहती कोई विकास हो, कांग्रेस नहीं चाहती साथ दिया जाए, कांग्रेस नहीं चाहती कि साथ बैठे सुने और बोले। आप प्रश्न करेंगे मगर उत्तर नहीं लेंगे। जब उत्तर की बात आएगी तो भाग जाएंगे। आप घुमा के राहुल जी आप घुमाएंगे ऐसे करके और तब भाग अगर कार्तिकेय जी ने बातें कही हैं कि दरअसल आते हैं कार्तिकेय जी, आते हैं आपके पास। कार्तिकेय जी ने अगर कही है कि वास्तव में जो वादे किए गए थे, जो पिछले बजटों में जिक्र किया था, काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं, चाहे किसानों का के आय की दुगनी के जिक्र कर लें, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, रोजगार का जिक्र कर लें, तो धरातल पर वास्तव में वो दिख तो नहीं रहा है। तो गलत क्या है इसमें उन्होंने कहा? नहीं, देखिए आप रोजगार की तो बात करते हैं, मगर रोजगारों को ये नहीं देखते कि रोजगारों के प्राइवेट और सरकारी कंपनियों ने कितने आवेदन निकाले और कितने भरे गए। आप रोजगार की बात करते हैं, स्किल इंडिया के तहत, मेकिंग इंडिया के तहत कितने लोगों ने अपना काम चालू करा, उसके तहत बड़े आसानी से लोग, मुझे तो समझ नहीं आता, जितने पॉलिटिकल लोग बैठते बड़ी आसानी से बैठते हैं। अरे 12 लाख बच्चों के रोजगार चलेगा यूपी में, 10 लाख लोगों के चले गए, वहाँ फलानी जगह चले गए। अरे चौधरी कैसे आंकड़े पता लग जाते? ये अगर आंकड़े तो लोगों के लोग भयभीत होने चाहिए ना। देखिए पुलंदा राजनीतिक तरीके चलता है, इसको भ्रम फैलाना नहीं चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देश और लघु को लेकर और विभिन्न चीजों को लेकर लोन और सुविधाओं को चालू किया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर जिसके तहत भी उनको विकास कार्य मिल रहा है। आज हमारे विश्व के अंदर जो चीजें हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपने हाथ से, जो हाथ से कारीगर हैं, चाहे वो सोनभद्र का खरीद हो, चाहे सहारनपुर की लकड़ी का हो, आज पूरे विश्व में चीजें बिक रही है। उनको प्रोत्साहन आगे लाने के लिए काम किया गया है। ठीक, आपकी बात आगे बता रहे हैं अभी आपको रोजगार की स्थिति भी, और आपने जिस तरीके से लघु उद्योग मध्यम उद्योग का जिक्र किया ना, एमएसएमई को लेकर के भी राष्ट्रपति जी ने जो है बातें बड़ी बड़ी कही हैं, लेकिन वास्तविकता में जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि नेताओं को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलते थे, समझ नहीं आता है। अभी दिलीप जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि दिलीप जी जो है बैंक सेक्टर को भी बहुत नजदीक से जानते हैं, उनकी स्थितियों को, उनके हालातों को बहुत करीब से, अंदर से जानते हैं कि एमएसएमई का अगर लोन लेने हम जाएं तो हमें वास्तव में मिल पाएगा क्या, वही बताएंगे। दिलीप जी, पहले तो ये क्या वास्तव में इतनी आसानी से अगर कोई लघु उद्योग या मध्यम उद्योग खोलना चाहे तो उसे बैंकों से सहायता मिल पाती है क्या इतनी आसानी से? दूसरी बात आपने कही कि दरअसल सरकार इस तरफ नहीं ध्यान दे रही है कि उसकी आय कहां से ग्रोथ करे। पिछले 6 महीनों का जो आंकड़ा आया है वो लगभग अगर देखा जाए तो जीएसटी से ही केवल 1,20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। क्या यह नहीं लगता है कि ये एक बड़ा कदम होगा सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में? दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दिलीप जी से फिर संपर्क करेंगे। तो जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं,
दरअसल एमएसएमई को बताया गया है कि जिस तरीके से खरीद की बिक्री में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, एमएसएमई को जीवन दान दिया गया है, इसको लेकर के तमाम सारी चीजें कही गई हैं और बताया गया है। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मुझे आ रही है, बताइए जी। हाँ दिलीप जी, दरअसल आपसे 2 सवाल थे। एक तो भटनागर जी जिस हिसाब से उन्होंने कहा, लघु उद्योग मध्यम उद्योग का जिक्र किया कि बहुत बड़ी मात्रा में देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिला है। दूसरी बात, लोगों को सहयोग देने का काम सरकार ने एमएसएमई के जरिए किया है। क्या वास्तव में एमएसएमई के तहत लोगों को सहायता बैंक से इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? दूसरी बात कि जिस तरीके से अब आपने कहा कि सरकार इस ओर फोकस नहीं कर रही है, ध्यान नहीं जा रहा है कि उसका आय का स्रोत क्या होना चाहिए। लगभग पिछले 6 महीनों से अगर जीएसटी का कैलकुलेशन केवल देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपए शायद मेरी जानकारी में जो है वो हो रहा है। तो क्या ये सरकार के अर्थ जगत को मजबूत या बजट को मजबूत करने में एक ये सार्थक पहल नहीं है क्या? योगेश जी, आपने जो 2 सवाल किए, पहला कि एमएसएमई के माध्यम से लघु उद्योग और मध्यम उद्योग लगे हैं, मैं प्रदीप जी को ये ध्यान केंद्रित करा दूं कि कहीं इस तरह के उद्योग वास्तविकता में नहीं लगे हैं। और एमएसएमई के थ्रू सरकारी कागजों को देखा जाएगा तो बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया का लोन बांट दिया गया, लेकिन उससे इस देश के उद्योग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जो कैपेबल नहीं है उसको बैंक लोन देता नहीं है। एमएसएमई स्कीमें जरूर चल रही है, जब आप बैंक जाइए तो बैंक वाले कहते हैं कि खाते में टर्नओवर दिखाइए, पैसे का आना जाना दिखाइए, आईटीआर लेके आइए, बैलेंस शीट लेके आइए, प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आइए, इनकम का प्रूफ दिखाइए। अरे भाई, जब आदमी बेरोजगार है तो ये सारी चीजें कहाँ से लेकर के आएगा? बैंक में खाते में पैसा कहाँ से आएगा? कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी ला करके दीजिए, वो बेरोजगार है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी कहाँ से ला करके देगा? तो कुल मिलाकर के ये सत्यता नहीं है। हाँ, जो बैंक खुदरा लोन बांटती है ना, जो खुमचे वालों को 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, ये बटे हैं, लेकिन इससे देश की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगेन ये पैसा बेकार गया है। ये सारी स्कीमें जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए होती हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं होती हैं। इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर पे प्रभाव पड़ता है नेगेटिव। खजाने से पैसा निकलता है लेकिन खजाने में आता 1 रुपया भी नहीं है। आप देखिए आज बैंकों के इंटरेस्ट कितने कम हो गए हैं। मतलब जो एफडी का रेट है इंटरेस्ट का, वो 4%, 3% इस तरीके से आ गया है। पैसा इन्वेस्टमेंट आदमी कहाँ लगाए? धंधा कोई है नहीं, कोई धंधा नहीं है। कोरोना भी एक उसमें एडिशन हो गया है। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। प्लस जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, जो बहुत सारे बिजनेस की पॉलिसीज हैं, वो बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करती हैं, छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करती हैं। योगेश जी, एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, काम करते हैं। हम लोग बहुत सारे सजेशन तो फेडरेशन के माध्यम से सरकार को दिया करते हैं, जो वाकई में फील्ड की प्रॉब्लम है। ये सत्यता इस धरातल पर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इन दिक्कतों पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी, जिनको बैंकों से मदद नहीं मिली, लेकिन जिनका लोन ऑलरेडी सरकार को जबरदस्ती बैंक ने 15% उन्होंने मांगा, क्या नहीं मांगा, सरकार की तरफ से आया कि इनको 15% का सहायता दे दी है। तो उनको जरूरत है क्या? नहीं, उनको दे दी गई। इनको जरूरत थी तो मिला नहीं, देखिए उनकी मिला पा। अरे भाई, पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले लिजिबिलिटी आएगी तब बैंक लोन देगा, कि पहले बैंक लोन देगा तब आदमी की लिजिबिलिटी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये बातें कागजों में तो है, लेकिन एक्चुअल में दिलीप जी यहाँ पर आपको रोकें, दिलीप जी यहाँ पर आपको रोकेंगे और सीधे लिए चलते हैं आपको। ओके, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं। उसके का जो एफआईआर है वो नहीं दर्ज होती। अगर कोई क्राइम हो, वो एफआईआर दर्ज और एक बार फिर से चर्चा में वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, सीधे आपके पास। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, मैं यही कह रहा था कि स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो
टेंट वाले हैं, जो लाइट वाले हैं, जो बैंड वाले हैं, जो लॉन वाले हैं, जो हॉल वाले हैं, इन सबका बिजनेस इतना ज्यादा डाउन है और सभी का डाउन है। हम चूंकि उसी ट्रेड में डील करते हैं इसलिए हमें पता है कि बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। 90% लोगों का बिजनेस डाउन चल रहा है फॉर दिस रीजन और दैट रीजन। कोरोना का जब भी प्रभाव आता है तो इस समय आदमी की परचेसिंग पावर नहीं है और उसके साथ साथ इतना ज्यादा टैक्सेशन का बोझा डाल दिया गया है। जैसे अभी कार्तिकेय जी कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा कि आप कहते हैं कि आपका देश गरीबों का देश है, यहाँ लोगों के पहनने के लिए कपड़े नहीं है और आपने कपड़े के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। आप कहते हैं आप गरीबों की बात करते हैं, आप गरीबों से ही मिनिमम बैलेंस का चार्जेस ले लेते हैं। अरे मिनिमम बैलेंस कौन नहीं मेंटेन कर पाता है? क्या अमीर आदमी को दिक्कत है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की? गरीब आदमी मेंटेन नहीं कर पाता है और आप गरीब आदमी से मिनिमम बैलेंस चार्ज लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों का भला चाहते हैं। गरीब कपड़ा नहीं पहनता है, गरीब को ही कपड़े पे टैक्स देने में दिक्कत है, अमीर को दिक्कत नहीं है। गरीब जो चीज 100 रुपए में खरीदता था अब वो 105 रुपए में खरीदेगा, तो 5 रुपए का बोझा अमीर पे थोड़ी पड़ेगा, गरीब के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि आप गरीबों का भला चाहते हैं तो ऐसा कुछ करिए कि टैक्स बेस बढ़े इस देश का, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें। वो लोग जो सरकार से पैसा ले रहे हैं वो स्वावलंबी बने, इंडिपेंडेंट बने और सरकार को फिर वापस टैक्स दें। यही एक रोटेशन चलता रहता है। सरकार से जनता लेती है, जनता से सरकार लेती है। यही आवागमन जो है सरकार की ट्रेजरी को मजबूत करता है। लेकिन आवागमन के प्रोसेस में बड़ा लोचा है। सरकार की खजाने से निकलता बहुत सारे लोगों के लिए है, आता बहुत थोड़े लोगों से है और जिनसे आता है उनसे सिर्फ आता ही आता है, उन्हीं के ऊपर सारा बोझा बढ़ाया चला जाता है, बढ़ाए चले जाते हैं, बढ़ाए चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि आज इस तरीके से ये कहा गया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कुछ दिन पहले कहीं पढ़ रहा था 84 या 74 सन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि उस दौरान जो स्थिति थी उससे भी बदतर, यानी कि अब तक की सबसे बुरी स्थिति जीडीपी के दौर से भारत गुजर रहा है और स्थिति अभी सुधर जाएगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सच है कि अभी भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है और लोगों को डर है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को भारत की प्रभावित कर सकती है। दिलीप जी, दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है दिलीप जी। कार्तिकेय जी, देखिए तमाम सारे सेक्टर्स में काम किए जा रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी ने गिनाए, एमएसएमई को लेकर के, रोजगार को लेकर के। वो तो ये कह रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, वो किस आधार पे बयान दे देते हैं। बिल्कुल जी, और ये देश भी समझ रहा है। देखिए एक समय था कि देश का जो अर्थशास्त्री और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बने। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन है और कैसे एक अर्थशास्त्री जो बना करके एक वित्त मंत्री बनाया गया है वो देश देख रहा है। ये वही सरकार है जो कहती है कि अगर लोग हॉलों में जाके पिक्चर की टिकट खरीद के देख रहे हैं पिक्चरें, तो देश की इकॉनमी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। ये वही सरकार है जिसके मंत्री कहते हैं कि अगर आप ओला और उबर में चल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। देश की अर्थव्यवस्था का मतलब लोगों से है कि लोगों के हालात में क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी बात हो रही थी देश में, देखिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो असंगठित क्षेत्र का होता है। कोरोना से पहले ही जीएसटी के माध्यम से और चाहे उससे पहले बात है नोटबंदी के माध्यम से, ये असंगठित क्षेत्र लगातार टूटता गया, तो आपने उसको मदद नहीं पहुंचाई है। जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था जो क्षेत्र, वो क्षेत्र में आज रोजगार नहीं है। छोटे लघु धंधे, काम धंधे बंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इसके साथ ही आप देखोगे जो आएगा जी। कार्तिकेय जी, सरकार नहीं बोल रही तो आप भी कहां बोल रहे हैं। अब एक फिर मामला आपको पिछले भी अगर जिस तरीके से सत्र के दौरान जिक्र करें तो पेगासस आप लेकर के पकड़ करके बैठे हुए थे और फिर ये मामला गरमाता नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि सत्र इतनी आसानी से चलेगा या जनता के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, महंगाई पे, रोजगार पे बात की जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है फिर इसी मुद्दे को पकड़ लिया जाएगा आपके द्वारा भी और इसी मुद्दे को फिर तुल दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र में हमने यही मुद्दे उठाए थे, उस समय तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। शीतकालीन सत्र को एक दिन पहले खत्म कर दिया गया। अरे भाई, किसान तो देश का ही ना, इसी देश के किसानों की जान रही ना, इसी देश के किसानों के पास ऐसे गाड़ियां चलाई गई थी ना एक मंत्री के बेटे ने, तो बाहर से तो आए नहीं थे। इसी देश में बेरोजगारों को इलाहाबाद में, पटना में लाठियों से पीटा गया, पत्थर चलाया उसको पुलिस ने, वो इसी देश के थे ना। तो मुद्दे तो संसद में उठाए जाते हैं। हम सड़क पे उठाएंगे तो कह देंगे ये सड़क पे उठा रहे थे मुद्दे। सड़क पे नहीं, आप सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस दौरान धरना दे रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे थे, आप चर्चा नहीं करने दे रहे थे, आप सरकार प्रदर्शन कर रहे थे लगातार पेगासस के मामले को लेकर के।
पेगासस का तो मुद्दा पूरे विश्व पटल पे उठा हुआ है। न्यूयॉर्क नहीं ठीक है, उठा था वो बात, ठीक है आपने उठाया, ठीक बात है, जायज बात है, लेकिन उठाने के बाद अब आप जिसने आपको वहां पर भेजा है सदन के अंदर, उनकी तो बात करेंगे आप उनकी ही बात नहीं कर रहे हैं वहां पर। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम महंगाई पे उनकी बात कर रहे हैं, हम किसानों पे उनकी बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे लोगों की बात कर रहे हैं, हम पेगासस पे उनकी बात कर रहे हैं। भाई देश में जिसने अपने आप को चौकीदार बोला है, वो दरवाजे पे खड़े होने की जगह पर आपकी खिड़कियों से झांक रहा है, तो ये तो जनता के विषय ही है। आपको पता ही नहीं है आपके कितने प्राइवेट इश्यूज होते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या वीडियो कर रहे हैं, सब वो आपको देख रहे हैं। तो ये तो जनता का ही मुद्दा है। आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला, यही न्यूयॉर्क टाइम्स अगर एक गलती से एक बार मोदी जी की तारीफ कर देगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि मोदी जी को विश्व गुरु बना देंगे। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स जब आपको आगे कह रहा है कि 2 अरब डॉलर की जो डील हुई है 15,000 करोड़ की, उसमें एनएसओ से, इजराइल की जो कंपनी एनएसओ है, उससे पेगासस इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा है, तो आप चुप है। यही तो जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी जी, उन्होंने खुद संसद में खड़े होकर बोला था कि गलत है, ये झूठ है, और आप इसी पेगासस इश्यू पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है। और जब चीजें सामने आ रही है तो ये घूमने लगते हैं कि अरे जनता के मुद्दे ही तो संसद में उठाए जाएंगे ना। बजट पे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे सदन नहीं चलने दे रहे। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लोगों के मुद्दे को उठाना, सरकार का काम है कि उसको जवाब देना। ये उल्टा चल रहे हैं, ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी ये सत्ता में है, सत्ता को जवाब देना पड़ता है, विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, तो इनको यही नहीं क्लियर हो पाया है अभी तक कि क्या अर्थव्यवस्था और क्या बजट की बात करी जाएगी इनसे। भटनागर जी देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा, आप सत्तासीन हैं, आप रोजगार की बात कह रहे हैं। अभी हमारे आपसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको भी मैंने बताया कि रोजगार की तो वास्तव में बात केवल हो रही है, लेकिन बेरोजगारी इस कदर चरम पर है कि देश का युवा, आपने सुना होगा अभी चर्चा से पहले जिस तरीके से लोगों को जो उम्मीद थी शिक्षा पे, उन्होंने उम्मीद जताई कि दिन प्रतिदिन इतनी महंगी होती जा रही है शिक्षा की, वो बच्चों को लोग अपना पढ़ा नहीं पा रहे हैं। रोजगार की ये आलम है, ये स्थिति है कि लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। हाल ही में रेलवे का आपने नतीजा देखा कि किस तरीके से छात्रों को कितना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और उसके बाद उन छात्रों पर भी कितना बड़े आरोप लगे, छात्रों को उग्र होना पड़ा। छात्र ऐसा तो नहीं है कि वो सोची समझी उनकी कोई रणनीति रही होगी या जानबूझ करके उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आप मनरेगा का जिक्र करते हैं, अभी मैंने उनसे वही बात कही कि आपके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनसे भी मैंने बात कही कि भाई मनरेगा में आप रोजगार 100 दिन देने का जिक्र करते हैं, किसको रोजगार दे पा रहे हैं, कहां रोजगार दे पा रहे हैं? आप आंकड़े उठा के देखिए, 1,92,00,000 जो है कार्ड धारक हैं मनरेगा के, जिसमें 91 लाख सक्रिय कार्ड धारक हैं। रोजगार आप कितने को दे पा रहे हैं? ये देखिए तो आप पहले कभी 40,000 केवल ऐसे लोग हैं जिन्हें आप 100 दिन का रोजगार दे पा रहे हैं, आपको पता है? 40,000 लोग आप कहते हैं हम 100 दिन का रोजगार देंगे। कितने लोग पलायन किए हैं कोरोना काल के दौरान? लोगों को घर चलाना दुश्वार हो गया है, अपने बच्चों को शिक्षा देने की छोड़ दीजिए, 2 जून की रोटी रोजी का वो मोहताज हो जा रहे हैं। आप गांवों का एक बार रुख तो करिए, देखिए तो। कागजों में हमने रोजगार दे दिए, कागजों में हमने मनरेगा का काम कर दिया, कागजों में हमने उनकी पेमेंट कर दिया, कागजों में हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया, चाहे प्रधान हो चाहे ग्राम सचिव हो। कागजों में इन योजनाओं को उतारने से केवल काम नहीं होगा ना साहब, धरातल पर उतारना पड़ेगा। लोगों को उसका जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक आप सदन में कहिए, आप बड़े बड़े मंचों से कहिए कि हमने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया है, देश में पूरा चारों तरफ हरियाली कायम है, कैसे हो पाएगा ऐसे? आप बताइए। अगर आप मुझे आगे करेंगे। जी बोलिए भटनागर जी, बोलिए आप। मैंने पूरी बात आपकी बहुत तसल्ली से सुनी और बहुत चीजें समझी आपकी, मैंने बोली। आपने मनरेगा की बात नहीं मैंने बिल्कुल सही, मगर आपको ये नहीं लगता कि भारतवर्ष से जब से आजाद हुआ है 21 जगह खेती हुई है, क्या ऐसी आसमान में हो गई? क्या सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया? भटनागर जी की आवाज ठीक करिए, आवाज क्लियर आ नहीं पा रही। जी मैं आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए भटनागर जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए आप। मैंने ये कहा कि अगर देश के अंदर 21% ज्यादा अगर किसानी अगर खेती में अगर बेनिफिट होता है तो क्या वो आसमान से अपना ऑटोमेटिक होता है? कोई प्रोत्साहन किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब व्यवस्था जो आज करवा रही है देश
की बात करी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के पूरे देश के अंदर जो विकास कार्य पूरे सब कुछ बन रहा है वो क्या आपके आसमान से बन रहा है? अरे साहब, हमने मनरेगा का जिक्र किया और कहिए 2-4 योजना और गिना दें, उनके भी आंकड़े दे दें, और याद योजना गिना दें, उनके भी आंकड़े हम दे दें। साहब जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, गूगल की बात करता तो सब हरियाली दिख रही है। गूगल में आपकी जो साइट, सुन लीजिए एक सेकंड, सुन लीजिए, आपको पूरा मौका देंगे, पूरा समय देंगे, आप पूरी बात अपनी रखिए, और ठीक है, तब तक आपकी आवाज भी ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ नहीं पा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तब तक आपकी आवाज भी ठीक कर रहे हैं और मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, मुझे लग रहा है। गूगल में जो विभाग हैं, उन विभाग की साइटों पर आप जाइए, तो मैंने कहा ना कि हरियाली दिख रही है, और अगर जमीनी स्तर पर आप उसका आकलन करिए, जमीनी स्तर पर आप जाकर के देखिए तो कि हालात क्या हैं, वो गूगल से इतर हैं साहब। आप देखिए, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। भटनागर जी, भटनागर जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हेलो जी भटनागर जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। अगर सरकार, अगर हमारे भारतवर्ष के अंदर जो 3 राउंड कोरोना चला और जो काल आया, उसने देशों कहां से कहां तक खड़ा कर दिया। अगर कोई और देश होता कमजोर तो आज वो भुखमरी कारागार को आया था और आज लूटपाट चालू हो जाती। क्या सरकार ने काम नहीं करा 80 करोड़ जनता तक गरीब परिवार को पहुंचाने का राशन? अगर सरकार ने कोविड में रोकने का काम नहीं करा, अगर सरकार काम नहीं करती तो रोड पर लाठी बिछी होती। आज प्रदेश, देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने जिले हैं, जितने प्रदेश है, सबको आज जो है एक छोटे से छोटे जिले के अस्पताल को आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से निर्मित करा। अगर सब राज्य सरकारें काम करेगी रोजगारों पे, ऐसा ही क्यों है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ही केवल रोजगार के विषय बता रही है, 500 लोगों को रोजगार दिया, 4.5 लोगों को रोजगार दिया, या 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, और प्रदेश सरकारें क्यों नहीं बताती है? केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेशों से चलती है, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, हर चीज को लेके हो। बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई करूंगा। बहुत काम रोजगार बंद हुए कोरोना के अंदर, मेरा भी रोजगार बंद हुआ खुद का भी इस कोरोना काल के अंदर। मैं तो अपने ऊपर कहता हूँ पहली चीज से। अगर मैं हर चीज को लेकर सरकार को दोषी देने लगूं तो हमारी भी कहीं कुछ गलतियां हैं और हमें भी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना काल में आदमी इतना डरा हुआ है कि वो बाजारों में, रोड पे निकल ही नहीं रहा है। उस दहशत को, उन चीजों को कम करने के लिए सरकार आज इंजेक्शन लगा, कोवैक्सीन लगा, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट कर, खुद चीजों को प्रोत्साहन, घर का जाके कोविशील्ड और दुनिया भर के इंजेक्शन लगवा, किस लिए? जनता के बीच में तो भ्रम निकले, वो रोड पे आए, अपना काम धाम करे, हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से चालू हो। अगर जितने लोग हमारे देश का पैसा लेके विदेश भाग गए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले कानून बना दिया उसके ऊपर, जितने खर्च पहले भाग गए, सरकार ने कुछ काम कराया ना। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर आप नहीं हिम्मत है तो आप पूछिए, किसानों के ऊपर पूछिए यार, आपका क्यों है, आप सवाल पूछिए। अरे 3 कृषि कानून है, आप लोगों ने काला कहा,